तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स, एक बार उसको समझ लो फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो यार पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था जो आपके डिफरेंट सेल्स रहते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सी के अंदर बताता है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, कि भाई कुछ आपके ऐसे सेल होते हैं जिनकी जो थोड़ी ब्रांचेस टाइप में, तो यानी कि थोड़े लंबे होते हैं आपके वो, ठीक है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ सेल गिव इट शेप, कि भाई क्या आप हमें गेस करके बता सकते हैं कि आपके सेल का कौन सा पार्ट उसको ऐसी शेप देता है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी आपके एक मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। अब मानो ये आपकी मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर सारे जो भी चीज़ होगी ना आपके सेल की वो सब इसी के अंदर रहेगी। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यही जो आपकी मेम्ब्रेन रहती है शेप देती है आपके प्लांट और एनिमल के सेल्स को, ठीक है। फिर कहते हैं सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन। फिर बताते हैं कि जो आपकी सेल वॉल होती है ना वो आपकी एक कवरिंग और होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इसके ऊपर आपकी सेल वॉल हो गई तो आपकी डबल कवरिंग यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आप सभी को कहता है over the cell membrane in the plant cells it gives shapes and rigidity to these cells। और यहाँ पे बताते हैं कि ये सिर्फ आपकी प्लांट सेल्स के ऊपर होती है और ये उन सेल्स को मजबूत बनाती है। उसके बाद कहते हैं बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैव अ सेल वॉल, और जो आपके बैक्टीरिया के सेल होते हैं गाइज उनके पास भी आपकी सेल वॉल हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स यार अब हम आगे स्टडी करते हैं जो कि आपको बताता है साइज ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बताता है द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियनथ ऑफ अ मीटर। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपका एक सेल का साइज रहता है गाइज वो इतना छोटा होता है कि जो आपका एक मीटर होता है ना उसका 1 मिलियनथ यानी कि 1 मिलियनथ बोल रहे हैं गाइज ये, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर, और आपका वो बड़े से बड़ा इतना हो सकता है कि सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही। उसके बाद कहता है हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आईज। यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपके जो बहुत सारे सेल्स गाइज यहाँ पे होते हैं उनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही यहाँ पे देख सकते हैं। उनको हम अपने बिना ऐसे मतलब कि नंगी आंखों से या फिर हम ऐसे खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते। फिर कहता है दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको जूम करने की, मैग्नीफाई करने की। द स्मॉलेस्ट सेल इज द 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका छोटा सेल रहता है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक आपका रह सकता है जो कि आपके बैक्टीरिया का रहता है। फिर कहते हैं द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो सबसे बड़ा आपका सेल रहता है गाइस वो आपके ऑस्ट्रिच का अंडा है जिसका साइज आपका यहाँ पे रहता है 170 mm इंटू 130 mm, ठीक है। तो जो आपका निकल के आएगा वो उसका यहाँ पे साइज रहेगा। उसके बाद माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है जो कि है आपकी 8.2। अब यहाँ पे कहता है बॉयल अ हेन्स एग रिमूव द शेल व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप एक काम करो किसी मुर्गी के अंडे को उबालो, उसके बाद जो उसके ऊपर का पार्ट रहता है उसको हटा दो, यानी कि आपका अंडा कुछ ऐसे होता है उबालने के बाद उसके ऊपर वाइट से एक आपकी लेयर होगी उसको आप वहाँ से हटा दो। अब वाइट मटेरियल सराउंडेड द येलो पार्ट, तो आप देखोगे कि भाई एक जो आपका वाइट का कलर का पूरा पार्ट है उसके बीच में एक येलो पार्ट आपको देखने को मिलेगा। वाइल मटेरियल इज ऑल एल्ब्यूमिन विच सोलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो आपका एक पानी टाइप का वहाँ पे एक एल्ब्यूमिन मतलब कि मटेरियल था जो कि आपका जब हमने उसको उबाला तो वो आपका सॉलिड बन चुका है। द येलो पार्ट इज योक, जो आपका येलो पार्ट होता है उसको हम योक बोलते हैं आपके अंडे के अंदर, ठीक है। फिर कहते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, और ये आपको बताते हैं कि ये सब जो है ना आपके एक सिंगल सेल का ही पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, और आप इस सिंगल सेल को बगैर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के यहाँ पे या फिर मैग्नीफाइंग डिवाइस के मतलब कि बगैर किसी के आप देख सकते हो। आर दी सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन दी सेल्स इन एन रैट। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपका एक हाथी होता है,
आपको पता है बहुत बड़ा होता है और जो आपका चूहा होता है वो बहुत छोटा होता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि भाई जो सेल का साइज आपके हाथी का रहेगा या फिर चूहे का रहेगा, इन दोनों का सेम रहेगा या फिर एक का बड़ा रहेगा एक का छोटा रहेगा? अब आपको कहते हैं द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। कि भाई जो आपका साइज होता है सेल्स का, उसका इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है कि भाई कितना बड़ा आपका पेड़ है या फिर कितना बड़ा आपका जानवर है या फिर कितना छोटा जानवर है। It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in the rat। और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा कि भाई जो आपका हाथी है उसके सेल्स बड़े होंगे और जो आपका चूहा है उसके सेल छोटे होंगे। The size of the cell is related to its function। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके सेल का साइज रहता है वो उसके फंक्शंस के हिसाब से होता है, बनता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके नर्व सेल होंगे आपके हाथी के अंदर भी और आपके चूहे के अंदर भी, वो दोनों आपके ब्रांच टाइप के होंगे और थोड़े लंबे होंगे। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेज। क्योंकि उन दोनों का एक ही काम रहता है। वो क्या काम रहता है? मैसेज को ट्रांसफर करना, उनके ब्रेन से मैसेज को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाना। ठीक है, उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में कि भाई जो आखिरकार आपका जो सेल होता है वो कैसे होता है, कैसे वो फंक्शन करता है। तो यहाँ पे कहते हैं यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ मैनी ऑर्गन्स। कि भाई आपने इस बात को यहाँ पे सीखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर एक के पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, हमारे हैंड्स होती हैं, हमारा ब्रेन होता है और गाइस और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7, जिनके बारे में आपने क्लास 7 के अंदर भी स्टडी किया था, अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि सारे मिलके आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज द डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड दी अब्जॉर्प्शन। कि भाई जो आपका ये हर एक ऑर्गन होता है ये अपना एक अलग अलग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। कोई आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, कोई आपका एसिमिलेशन में हेल्प करता है, कोई आपका एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर कहते हैं सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसी तरीके से जो आपके प्लांट होते हैं उनके भी अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। For example, roots help in absorption of water and minerals. Leaves, as you have learnt in class 7, are responsible for synthesis of food। अब आपने यहाँ पे स्टडी किया था कि जो आपके पेड़ होती हैं उसकी जड़ें होती हैं वो तो आपकी किस में हेल्प करती हैं कि भाई जो आपका नीचे पानी होता है उसको सोख लेती हैं, जो मिनरल्स होते हैं उनको सोख लेती है। जबकि जो आपके पत्ते होते हैं प्लांट के उनका काम क्या रहता है कि वो पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। ठीक है, फिर कहते हैं ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड द टिश्यू। कि भी जो आपका हर एक ऑर्गन होता है वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं गाइस टिश्यूज। ठीक है, फिर कहते हैं अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। और जो आपका टिश्यू होता है वो एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि सभी एक स्पेसिफिक फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो पहेली रियलाइज करती है दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इज टर्न आर मेड अप ऑफ द सेल्स। कि भाई जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो आपके गाइस यहाँ पे टिश्यू से मिलके बने होते हैं और जो टिश्यू होते हैं वो आपके एक जैसे सेल्स यहाँ पे मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो पहेली ने इस बात को यहाँ पे रियलाइज किया। उसके बाद कहते हैं दिस सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। कि भाई जो आपका सेल होता है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, हम इसलिए इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताई। कहता है द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर द सेल मेम्ब्रेन। कि भाई जो आपका सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है आपके सेल का वो है गाइज आपकी सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म होता है और फिर आपका न्यूक्लियस आता है। इन सभी को मैं आपको शो करूंगा गाइज 8.7 फिगर के अंदर। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करो और जो मैं जितना बता रहा हूँ तब तक उतना ही समझो। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। कि भाई जो आपका साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है ये दोनों आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको गाइज हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। अब तक हमने सिर्फ क्या समझा, आप इस बात को एक बार मेमोराइज करो कि भाई जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। उसके अंदर आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका न्यूक्लियस होता है और एक आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है,
सिर्फ अब तक इतना ही समझो जो मैं आपको यहाँ पे बना के समझा रहा हूँ, बाकी आपको मैं आगे डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। कि भाई जो आपकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये आपकी एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है और जो आपको यहाँ के आसपास का वातावरण होता है उससे भी अलग करती है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड द आउटवर्ड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, आपके सेल की बाहर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताई है, कहते हैं कि इसके अंदर थोड़े थोड़े आपके से छेद होते हैं, जैसे कि आपके मटके या फिर घड़े के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को बाहर से अंदर जाने देते हैं और कुछ को अंदर से बाहर आने देते हैं, ठीक है। अब ये बात भी आप यहाँ पे समझ चुके हो। फिर यहाँ पे कहते हैं और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और अब हमारे पास आती है एक्टिविटी 8.3। यहाँ पे कहते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल टेक एन ऑनियन बल्ब, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग peels. You can easily separate these from the fleshy white layer of the bulb with the help of the 4 steps or even with your hands. You can also break the onion bulb and separate out with the layers. Place a small piece of a thin onion peel in a drop of water or a glass slide. The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of the blade or the forceps. Add a drop of methyl blue solution to the layer and place a cover sheet on it. While placing the cover sheet, ensure that there are no air bubbles under the cover sheet. Observe the slide under the microscope. Draw and label your में कंपेयर इन द फिगर 8.5। तो चलो माय फ्रेंड्स एक बार एक काम करते हैं, आपको इन फिगर्स को दिखाते हैं, फिर ये सभी बातें आपको यहाँ पे समझ में आ पाएंगी, ठीक है। अब देखो माय फ्रेंड्स, जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी वो आपको यहाँ पे शो कर रखी है। वहाँ पे बेसिकली आपको यही कहते हैं कि आप भाई एक ऑनियन लो, यानी कि आपका एक प्याज लो, उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना वो पतली सी, आपको पता होगा थोड़ी यार, मतलब कि पिंक कलर की, उसको आप हटा दो। हटाने के बाद आपको पता है कि आपकी थोड़ी सी टाइट लेयर्स निकल आती हैं, मतलब कि कुछ ऐसे लेयर्स रहती हैं आपकी, एक के ऊपर एक लेयर। तो आप उन लेयर्स को, किसी भी लेयर को वहाँ से हटा लो। हटाने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालनी है। फिर आपका जो मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन होता है वो उसके ऊपर डालना है। फिर आपको देखना है कि इसके ऊपर कोई भी यहाँ पे बबल्स नहीं होने चाहिए। फिर उसको ग्लास स्लाइड के आप ऊपर रखो, यानी कि उसके छोटे छोटे पीस करके ग्लास स्लाइड के ऊपर आप रखो। फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स जो आपको चीज़ें शो कर रखी हैं, ये तो है आपका देखो साइटोप्लाज्म, और ये होता है आपका न्यूक्लियस। और ये जो गाइज आपके ऐसे बना रखे हैं ना, ये लाइन से ऐसे, मतलब कि पूरा डब्बा सा, ये होता है गाइज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं फिगर 8.7 आपको शो करता हूँ, वहाँ से कुछ और बातें आपको क्लियर होंगी, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो ये देखो माय फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि भाई जो ये आपकी यहाँ की, देखो ये जूम करके बता रखी है आपको, जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे दिखा रखा है जूम करके कि भाई ये होती है आपकी सेल वॉल, ठीक है। और इसके नीचे होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल होती है मैंने आपको बताई थी कि भाई आपकी प्लांट्स के पास में होती है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे है। तो आपका न्यूक्लियस गाइज यहाँ पे ये हो गया, सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली हो गई, और जो बीच का आपका येलो पार्ट है ना गाइज सारा, इसको हम कहते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। अब आप समझ चुके होंगे कि भाई जो आपका सेल होता है उसके अंदर आपका न्यूक्लियस कहाँ होता है और साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब बैक चलते हैं और आगे हमारे वहाँ के रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। अब कहते हैं द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। आप सभी को यही बातें बता रहे हैं कि भाई आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, न्यूक्लियस क्या चीज़ है और आपका साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। तो वो सभी चीज़ें मैंने आपको पीछे समझा दी हैं फिगर 8.7 के अंदर, और वही कुछ बातें अभी आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे कहते हैं आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि भाई जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल क्यों होती है, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास में आपकी सेल वॉल क्यों नहीं रहती। तो यहाँ पे कहते हैं यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। कि भाई आप पहले इस बात को जान चुके हो कि भाई जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपके सेल को क्या देती है गाइज, एक शेप देती है, यानी कि वो कैसा दिखेगा, वो कुछ शेप आपकी क्या देती है, सेल मेम्ब्रेन देती है, ठीक है। फिर कहते हैं इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल्स ऑफ प्लांट सेल वॉल।
अब यहाँ पे कहते हैं कि इसी के साथ प्लांट सेल में ऊपर की साइड में एक थिक लेयर और आ जाती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। The plant cells need protection against the variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. क्योंकि उनको इन सभी से बचना होता है जो कि आपके यहाँ पे टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, साथ में आपकी जो हवाएं हैं गाइज वो कभी तेज़ चलती हैं कभी मंदी चलती हैं, कभी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है कैसा हो जाता है कभी कैसा हो जाता है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। अब यहाँ पे कहते हैं कि वो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो ना तो चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, इसलिए उन्हें इसकी यहाँ पे ज़रूरत रहती है। सेल कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ द ट्रांडिकानिया, एलोडिया और रिहोयो। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कि आपने ओनियन की स्लाइड यहाँ पे बनाई थी वैसे आप इनकी स्लाइड बना के भी सेल मेम्ब्रेन को या फिर सेल वॉल को देख सकते हो। तभी जो पहेली होती है बोझो से कहती है इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, कि भाई क्या वो एनिमल सेल को भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए माय फ्रेंड्स हमारे पास एक्टिविटी 8.4 गिवन है। तो ये आपको कहती है टेक अ क्लीन टूथ पिक और अ माच स्टिक विद द टिप ब्रोकन। हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे काम करो, या तो एक बिल्कुल क्लीन टूथ मतलब कि जो आपके मुंह से आप गिरा देती हो टूथ करने के बाद उसे उठाओ, और आपकी जो एक माच स्टिक होती है बगैर उसकी टिप के टूटी हुई की उसको उठाओ। स्क्रैप इनसाइड ऑफ यूर चीक विदाउट हर्टिंग इट, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। कि फिर आप एक काम करो, उस जो अब माचिस की तीली आपने अपने मुंह के उसको लो और अपने माउथ के अंदर ऐसे हिलाओ और उसको फिर बाहर निकाल के आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दो जैसे कि आपने ओनियन के केस में किया था। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड अ प्लेस ऑफ कवर स्लिप ओवर इट। आप उसके ऊपर आयोडीन की ड्रॉप भी डाल सकते हो फिर उसको ऊपर से कवर कर दो, ठीक है। अल्टरनेटिवली एड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू सोल्यूशन। उसके बाद आप मिथाइल ब्लू सोल्यूशन भी उसके ऊपर डाल सकते हो। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, यू मे नोटिस सेवरल सेल इज इन दिस स्क्रैप्ड मटेरियल। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई फिर आप एक काम करो, उसको वहाँ पे देखो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको उसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे सेल्स दिखाई देंगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आप न्यूक्लियस भी देख सकते हो, साइटोप्लाज्म भी और सेल मेम्ब्रेन भी। अ सेल वॉल इज अब्सेंस इन द एनिमल सेल्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी एनिमल सेल्स के अंदर यहाँ पे नहीं होती। तो गाइज ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि भाई आपका साइटोप्लाज्म ये वाला पार्ट हो गया, न्यूक्लियस ये वाला पार्ट हो गया, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। सो अब यहाँ पे कहता है इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कि भाई ये आपका एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो कि आपके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और आपके सेल के बहुत सारे कंपोनेंट और ऑर्गेनेल्स भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। These are mitochondria, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा। यहाँ पे कहते हैं कि इन सभी को हम उनमें से कुछ आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ आपकी गोल्गी बॉडीज होती हैं, कुछ आपके राइबोसोम्स होती हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन द लेटर क्लासेस। आप इनके बारे में अपनी बड़ी क्लासेस के अंदर स्टडी करने वाले, तो अभी इतना ध्यान यहाँ पे मत दो, ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ पे कहता है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। कि भाई जो आपका लिविंग सेल होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ही आपका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे कहता है इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। और ये आपका स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि आपका कुछ गोल शेप का ये होता है और आपके बिल्कुल सेंटर में हमें देखने को मिलता है काफ़ी हद तक ये न्यूक्लियस, ठीक है। फिर कहता है इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। और इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत ईजिली देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके साइटोप्लाज्म का पार्ट रहता है सारा, इससे आपके न्यूक्लियस को यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अलग करती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो ये आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर भी आपके छेद होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि आपके घड़े के अंदर होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म जैसे कि आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर थे, जो कि सब्सटेंस को अंदर भी जाने देती है और बाहर भी आने देती है, ठीक है। फिर कहते हैं विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ द हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। कि भाई हम
और बड़े मतलब कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसके अंदर एक गोल गोल जो बॉडी होती है स्फेरिकल टाइप की आपकी, उसको भी देख सकते हैं। इट इज़ या न्यूक्लियोस, और इसको हम गाइस क्या कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर कहते हैं इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम। और फिर कहते हैं कि भाई अगर आपको और डिटेल में हम बताएं तो आपका सेल होता है, सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म, फिर आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपका एक धागे जैसी चीज़ होती है जिसको गाइज हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। फिर आपको आगे कहते हैं these carry genes and help the inherent or transfer of characters from the parents of to the offspring। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपके यहाँ पे गाइज ये क्रोमोसोम होते हैं, इनके ऊपर आपको ऐसी जीन्स देखने को मिलती हैं जो कि आपकी गोल गोल ऐसी कुछ रहती हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो जीन्स होती हैं इनके ऊपर जो खूबियाँ होती हैं आपके पेरेंट्स की, वो बच्चों पे ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो खूबियाँ जो होती हैं वो यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। उसके बाद आप सभी को आगे कहते हैं दी क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन दी सेल डिवाइड्स, कि भाई आपकी क्रोमोसोम्स हम तभी देख पाते हैं जब आपका सेल डिवाइड करता है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आपको अब जीन्स के बारे में बता रहा है कि हमने स्टडी किया कि आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका एक स्ट्रक्चर होता है थ्रेड जैसा, उसके हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर आपकी क्या होती हैं गाइज, यहाँ पे जीन्स होती हैं, ठीक है। तो चलो अब आपको जीन्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि भाई जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर आपका जो इनहेरिटेंस यानी कि जो आपकी करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से बच्चों में, वही आपकी जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जीन होती हैं। उसकी जो यूनिट है ना बेसिक, जैसे कि आपकी बॉडी की यूनिट सेल होती है, ऐसे ही वो यूनिट है आपकी जीन, ठीक है। अब कहता है इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडेटरी करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। और यही आपकी कंट्रोल करती है कि भाई कौन सी आपकी जो खूबियाँ हैं पेरेंट्स की वो बच्चों के अंदर जाएंगी और कौन सी नहीं जाएगी। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक्स टू ओन टू यू। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई इसी तरीके से जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनकी कुछ खूबियाँ बच्चों के अंदर चली जाती हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़। अगर आपके जो फादर हैं उसकी आंखें ब्राउन है तो आपकी भी हो सकती हैं, ठीक है। इफ़ योर मदर हैज़ द कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। और अगर मानो आपकी मम्मी के जो बाल हैं घुंघराले हैं तो आपके भी शायद यहाँ पे हो सकती हैं। तो गाइज यही कुछ खूबियाँ होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं। हाउएवर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट रिजल्ट इन द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी जीन्स होती हैं उन सभी के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं तो किसी की करेक्टरिस्टिक कुछ है, किसी की कुछ है, तो दोनों का मिक्सअप यहाँ पे ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे के अंदर जाता है। फिर कहते हैं न्यूक्लियस इन एडिशन टू दिस रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, कि भाई जो आपका न्यूक्लियस होता है वो सेल की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, वो सिर्फ यही काम नहीं करता। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज़ नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी आपका लिविंग सेल होता है उसकी जितनी भी सारी ये चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपका पूरा एंटायर कंटेंट यहाँ पे कहा जा रहा है, तो उसको गाइज हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। और यहाँ पे कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म को हम आपकी सेल का क्या बोलते हैं, लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं। फिर पहेली कहती है वॉन्ट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल ऑफ प्लांट एनिमल एंड बैक्टीरिया, कि भाई जो आपके सेल का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आपका न्यूक्लियस होता है सभी सेल्स के अंदर होता है, आपके प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर, वो इस बात को यहाँ पे पूछना चाहती है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया का वो इतनी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे कि आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वहाँ पे आपकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। दी सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर आपका न्यूक्लियर का जो मटेरियल होता है वो तो होता है लेकिन वहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, उनको हम क्या बोलते हैं गाइज, जिसके पास आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम कहते हैं यहाँ पे आपके प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि आपका नेम यहाँ पे गिवन है। फिर कहता है दी ऑर्गेनिजम्स दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड दी प्रोकैरियोट्स। और उनको जो आपके इन सेल से मिलकर ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। फिर आपको कहते हैं एग्जाम्पल्स आर दी बैक्टीरिया हो गया आपका, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, दी सेल लाइक ओनियन सेल्स
and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designed एज द यूकैरियोटिक सेल। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जिनके पास आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और जो कुछ आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। फिर कहता है ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड द यूकैरियोट्स। और यहाँ पे बाकी जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपकी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के, वो तकरीबन आपके यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं। ठीक है, कहता है व्हाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। जब आपने यहाँ पे ओनियन के जो वो था उसको अपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो वहाँ पे आपको कुछ खाली स्पेस दिखाई दिया सेल के अंदर या फिर नहीं दिखाई दिया। इट इज़ कॉल्ड द वैक्यूल। तो जो आपका खाली स्पेस होता है उसको गाइस हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल। यहाँ पे कहते हैं कि आपका सिंगल रहता है या आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। और यहाँ पे बताता है कि जो आपके चीक के सेल्स होते हैं वहाँ पे आपके छोटे वैक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन दी प्लांट सेल्स। और आपके जो बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके प्लांट सेल्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं। फिर कहते हैं वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। और जो आपके एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर तकरीबन जो आपके वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे रहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्रांचाइटिया लीफ। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। दे आर कॉल्ड द प्लास्टिड्स। और दोस्तों यहाँ पे कहते हैं आप सभी को कि भाई आपने ये तो स्टडी कर लिया कि भाई जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपका सारा पार्ट साइटोप्लाज्म रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है। तो कहते हैं कि जो आपका साइटोप्लाज्म रहता है ना, इसके अंदर आपको बहुत सारी बॉडीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो उन सभी जो आपकी बॉडीज़ होती हैं जो कि इधर उधर फैली रहती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कहते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, फिर कहते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। और वो आपकी अलग अलग कलर की यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल। और यहाँ पे कहते हैं कि कुछ के अंदर आपका ग्रीन पिगमेंट रहता है जिसको हम यहाँ पे क्लोरोफिल भी बोलते हैं। फिर कहते हैं ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी ग्रीन कलर की यहाँ पे प्लास्टिड्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। और जो आपके पत्ते होते हैं उनको जो हरा रंग देती हैं वो यही सब देती हैं। ठीक है, फिर कहता है यू मे हैव रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और अब आपको ये बात पे याद आई होगी कि भाई जो आपका क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हेल्प करता है। तो अब दोस्तों बेसिकली आपको यही बताना चाहते हैं कि भाई जिनके अंदर आपका एक ग्रीन पिगमेंट होता है उनको हम कहते हैं यहाँ पे आपकी क्लोरोफिल। और जबकि क्लोरोफिल होती है यानी कि जो ग्रीन कलर की आपकी प्लास्टिड्स होती हैं उनको हम फिर कहते हैं आपकी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं इस टॉपिक के अंदर। यहाँ पे कहता है 8.6 कंपैरिजन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल सेल, कि चलो प्लांट और एनिमल सेल को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर दैट द प्लांट एंड द एनिमल सेल्स। ऑब्जर्व एंड द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली। फिर कहते हैं लेट अस टैबुलेट द सिमिलैरिटी एंड द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओनली अ फ्यू फीचर आर मेंशन, यू मे ऐड मोर इन। अब चलो माय फ्रेंड्स एक काम करते हैं, हम इन दोनों सेल्स को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। एक आपका प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। ठीक है, अब इस फिगर को मैं जूम करके आपको कंपैरिजन बताता हूँ। ठीक है, तो आपको सारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो माय फ्रेंड्स, आपको सेल मेम्ब्रेन का तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसका तो कोई मैटर यहाँ पे है ही नहीं। तो ये है गाइस आपका प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल। अब यहाँ पे देखो आपका बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे गाइस जो आपके वैक्यूल होते हैं, यानी कि मैंने बताया था जो बीच में थोड़ा खाली स्पेस होता है, वो देखो बहुत छोटे छोटे जो आपके वाइट है ना, ये वैक्यूल है, देखो कितने छोटे छोटे हैं। और यहाँ पे गाइस देखो कितना बड़ा वैक्यूल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इनके बीच में क्या हुआ, एक अंतर हुआ। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे है एनिमल सेल के अंदर, लेकिन आपकी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन साथ में आपकी सेल वॉल भी गाइस यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताता है कि भाई जो आपका साइटोप्लाज्म है इसका देखो कितना ज़्यादा साइटोप्लाज्म है, आपका येलो पार्ट, और यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म थोड़ा कम है। ठीक है,
उसके बाद माय फ्रेंड्स जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। अब मैंने क्या बताया था कि आपका जो ग्रीन पिगमेंट रखता है वो क्लोरोफिल है, और जो क्लोरोफिल जहाँ पे होता है यानी कि ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो वो देखो यहाँ पे कितने सारे आपको ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही गाइज आप ना कंपेयर खुद से भी कर सकते हो। बाकी हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, और अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ और उनकी थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प हो पाए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।